हेलो नमस्कार, आप लोग का फन एरिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर क्वेश्चंस में यहाँ पे पार्ट 9 में अनलिमिटेड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हमारे एग्रीकल्चर की, उसको यहाँ पर पार्ट 9 देखने वाले हैं, जो कि आपका ICAR, BHU, यूपी कैडेट, BCC, CRs, MP पैट्स, अदर एग्जाम्स जहाँ पर भी एग्रीकल्चर आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं। इसके पहले कि आपने अगर पार्ट नहीं देखे हों तो उसको जाके जरूर देखें। शुरू करेंगे वीडियो और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आवाज़ से जुड़े ताकि आपको PDF इसका मिल जाए। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? व्हाट डज इंडियाज एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द मोस्ट? यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया की एग्रीकल्चर जो है, यानी भारत की जो कृषि है वो किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर है? नहर पे है, बांध पे है, वर्षा पे है, नलकूप पे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा पर निर्भर है। यानी भारत का जो दक्षिण, अगर सीधे सीधे आपसे पूछे और ऑप्शन में वर्षा ना दिया रहे, वहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून दिया रहा है, तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट की बात की जा रही है, साउथ वेस्ट क्लाइमेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? विच क्रॉप इज ग्रोन इन द हिल रीजन ऑफ नीलगिरी? अगर यहाँ पे बात की जाए नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ़ी को उगाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी को उगाया जाता है। कॉफ़ी, चाय, इस प्रकार के पौधे होते हैं कि इनको जो है अधिक वर्षा की ज़रूरत, और यहाँ पे जैसे कि कॉफ़ी के लिए थोड़ा कम लेकिन चाय के लिए अधिक होती है, जबकि इनके लिए वर्षा के साथ साथ ऐसा स्थान चाहता है जहाँ पे इनकी जड़ों में पानी ना रुके। तो पहाड़ियों पर अक्सर जो है कॉफ़ी और चाय को देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, किस फसल की बुआई और कटाई में सबसे अधिक समय लगता है? विच क्रॉप टेक्स द मोस्ट टाइम फॉर सोविंग एंड हार्वेस्टिंग? यहाँ पे अगर बात की जाए जो सबसे ज़्यादा समय लगता है किसके बुआई और कटाई में लगता है, वो होता है क्या? गन्ना होता है। ध्यान रखिएगा, गन्ना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नींबू जो है ये आपका फल के अंतर्गत आ जाएगा, पपीता भी आपका उसी में, चकोतरा भी आपका उसी में चला जाएगा, जबकि गन्ना क्या है? फसल में आता है। नेक्स्ट वन, दक्षिण पश्चिम मानसून आने के बाद तुरंत कौन सी फसल बोई जाती है? विच क्रॉप इज सोन इमीडिएटली आफ्टर द अराइवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून? यानी क्लाइमेट की यहाँ पे बात की जा रही है। दक्षिण पश्चिम जो क्लाइमेट होता है, मानसून होता है, उसके आने के तुरंत बाद कौन सी फसल बोई जाती है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारे जो इंडिया में, उसका जो एक्सपेक्टेशन रखा गया है यूपी एंड बिहार, ये सब जो एरिया इनके लिए रखा गया 21 जून को रखा गया है। 21 जून जो है यहाँ पर इंडिया में प्रवेश कर जाता है। यानी इंडिया के जो आपके मिड वाले पोर्शन है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में जो है 21 जून को प्रवेश करता है। कभी कभी थोड़ा 2-4 दिन लेट, कभी कभी 2-4 दिन पहले प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो देखते हैं, जब बारिश होती है उसके बाद कौन सी फसल की रोपाई होती है? धान की रोपाई होती है। धान कौन से आते हैं? खरीफ में आएगा। ओके। एंड नेक्स्ट वन, नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? बाई व्हाट नेम इज द न्यू एलुवियल सॉइल नोन? तो 5 का राइट आंसर क्या कहेगा कि भाई नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो उसे खादर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नदियों का जो पानी होता है, जिस पर जो है हर वर्ष जो है नई मिट्टी के साथ पहुंच जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे नदी के किनारे जो क्षेत्र होते होंगे, तो यहाँ तक मान लीजिए पानी दोनों तरफ आ रहा है, तो अब इन पर जो हमेशा जो है मिट्टी का नया लेयर चढ़ता रहता है, तो इन्हें जो है खादर कहते हैं। यानी उपजाऊ मिट्टी ये काफ़ी होती है। देखते होंगे आप जो है नदी के किनारे जो फसलें उगाई जाती है बहुत अच्छी खासी होती हैं। इसके आगे जो एक बार बन चुका है नदी से लेकिन वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता, इसे कहा जाता है क्या? इसे बांगर कहा जाता है। ये भी उपजाऊ होता है लेकिन खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। तो इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए, एक कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है जिस पर पानी नहीं पहुँच रहा है, ये वाला, और ये बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन जो जिस पर पानी पहुँच रहा है, ये आपका उपजाऊ दिख रहा है। तो आप क्या समझेंगे कि जो पीछे वाला है वो बंजर है, और इसी से बंजर से आप लगाएंगे क्या? बांगर। बंजर से लगाएंगे बांगर, यानी यहाँ पर जो है पानी नहीं पहुँच पा रहा है पीछे वाला जो पोर्शन है, आगे वाले पहुँच रहा है, तो ये खाद ज़्यादा यहाँ पे होगी, तो ये खादर हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
जलोढ़ मिट्टी में जब चीका और बालू की मात्रा बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? When the amount of chica and sand is equal in the alluvial soil, what is it called? तो जलोढ़ मिट्टी में जब चीका और बालू की मात्रा यहाँ पे बराबर होती है यानी इक्वल होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दोमट मिट्टी के नाम से उसे जाना जाता है। उसे किस मिट्टी के नाम जाना है? उसे दोमट मिट्टी कहा जाएगा, उसे लोम सॉइल कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? व्हाट आर ईस्ट एंड द मशरूम्स? ईस्ट और मशरूम की यहाँ पे बात की जा रही थी, इन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? फफूद कहा जाएगा, मोल्ड कहा जाएगा, फंसाई जिनको कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन के अंदर बताएंगे ईस्ट और मशरूम। एजोला नील हरी सेवालियम एल्फा फा एल्फा एल्फा किसके रूप में प्रयोग होते हैं? एसोला इंडिगो ग्रीन एल्गी एंड अल्फा अल्फा आर यूज्ड एज। तो ये किस रूप में यूज होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एसोला नील हरी सवाल की बात की जाए बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इसको यूज किया जाता है, यानी जैव उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली भाषा कौन सी है? मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली, तो यहाँ पे भाषा नहीं, यहाँ पे फसल रहेगा। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? व्हाट इज द क्रॉप दैट मेक्स द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसको जो है पूरा कर देती है। कौन सी फसल है यहाँ पे उसकी बात की जाए तो ये मटर होती है। मटर जो है देखते होंगे कि खेतों को परिवर्तित किया जाता है, जो यहाँ पे घर पे जो खेती होती है उसमें देखते होंगे कुछ समय जो है दूसरी जगह पे आलू उगाया जाता है तो वहाँ पे चेंज करके गन्ने को लगाया जाता है। हर प्रकार देखते हैं कि उनका रोटेशन एक बनाया जाता है। आगे देखिए, कौन सा कीट अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? विच इंसेक्ट प्रोड्यूस कमर्शियल फाइबर्स इन द जर्मिनेटेड फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, यानी जब वो छोटा सा ही रहता है, एकदम उसकी पैदाइश ही होती है, उसी समय से जो है अपना एक काम करने लगता है, वाणिज्यिक तंतु देता है हमें, जिसको क्या कहते हैं? हम रेशम कहते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे क्या कहते हैं? रेशम कीट के तौर पर जाना जाता है। रेशम कीट ही जो है यहाँ पे सिल्कवॉर्म ही कोशित चरण में ही क्या होता है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए तंतु दे जाता है, यानी जर्मिनेटेड फेज में ही हमारे लिए फाइबर देता है। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वेयर डिड पोटैटोस ऑरिजिनेटेड? चिली या पेरू दोनों में से आपका कुछ भी रहेगा तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, सबसे पुराना फल कौन सा है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट फ्रूट? सबसे जो पुराना फल है वो कौन सा है? ओल्डेस्ट फ्रूट की बात यहाँ पे की जा रही तो ओल्डेस्ट फ्रूट जो है वो होता कौन सा है? खजूर। खजूर जो है सबसे पुराना फल के तौर पर रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ? तो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या की यहाँ पे बात की जा रही है 13 का राइट आंसर क्या कह रहा है कि 13 का राइट आंसर कह रहा है कि होते कितने हैं यहाँ पे पौधों के लिए आवश्यक तत्व? 16 होते हैं, याद रखिएगा 16। अब इसमें कुछ मेजर्स होंगे उनको भी आपको याद रखना है, कुछ जो है इंपॉर्टेंट होंगे कि बिना उनके यूज के नहीं चलने वाला, तो सभी चीज़ों को आपको देख कर जाना है, याद करके जाना है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विच मेथड इज एडोप्टेड टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी? अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चंस के बारे में पीछे डिस्कस किया, मैंने उसको थोड़ा सा बताया था, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन मेथड मैंने भी जस्ट बताया था कि हम फसलों को जो है यहाँ पे मूव कराते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे उगाने का काम करते हैं। जैसे कि हमने मटर वाले क्वेश्चन में देखा कि किस फसल जो है नाइट्रोजन के लिए वहाँ पे नाइट्रोजन का जो मात्रा होती है उसको भरपूर बनाए रखती है, तो कौन है? मटर है। तो हम क्या करते हैं कि फसलों को जो है परिवर्तित करते रहते हैं एक खेत से दूसरे खेत। जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पे आज जो है मटर उगाई गई तो यहाँ पे आलू लगाया गया है, यहाँ पे गन्ना, तो रोटेट कर देते हैं। जैसे कि गन्ना को अगली बार यहाँ पे लगा देते हैं, आलू को यहाँ पे लगा देते हैं, मटर को, इस प्रकार से हम चेंज करते रहते हैं। इस प्रकार से चीज़ें हमारी क्या होती हैं? मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है वो क्या होती है? बनी रहती है।
नेक्स्ट वन, हल्दी किससे प्राप्त की जाती है? फ्रॉम होम इज टर्मरिक ऑब्टेंडेड। तो यहाँ पे हल्दी किससे प्राप्त की जाती है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो तने से प्राप्त की जाती है, स्टेम से प्राप्त की जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो 16 के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जैव विविधता अधिनियम जो है आपका कब यहाँ पे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो पास किया गया था, कब किया गया था? यहाँ पे 2002 में किया गया था। नेक्स्ट वन, रामसर संधि किससे संबंधित है? रामसर फैक्ट इज रिलेटेड टू। बार बार ये सुनने में आता है तो ये शब्द कुछ इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका जीके से भी पूछ सकता है, या आपका इधर एग्रीकल्चर क्षेत्र से पूछ सकता है, या सॉइल साइंस में भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर रामसर संधि की बात की जाए तो ये जो वेटलैंड से आपका आर्द्र भूमि जो होती है उससे संबंधित है। आप हमेशा सुनते होंगे कि इस झील को, इस दलदल वाले स्थान को, इस नदी को, या कुछ इस प्रकार से चीज़ों को सुनते होंगे कि इन्हीं को क्यों रामसर साइड में किया गया, क्योंकि जो आर्द्र भूमि होती है उन्हीं को उसमें शामिल किया जाता है। सबसे पहले चिल्का झील को शामिल किया गया था भारत में आर्द्र भूमि में। नेक्स्ट वन, एलोवेन मोज़ेक बीमारी किस फसल से संबंधित है? विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद एलोवेन मॉस्किटो डिसीज? तो यहाँ पे 18 के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो 18 राइट आंसर क्या कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे एलोवेन मोज़ेक जो बीमारी होती है किससे संबंधित है? लेडीज फिंगर से यानी भिंडी से संबंधित है। जैव उर्वरक होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और जो जैव उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? अगर राइट आंसर की बात करें जैव उर्वरक की, तो जैव उर्वरक क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आता है? डज सब्सटेंस एग्रीकल्चर कम अंडर? ट्वेंटी के राइट आंसर क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो आते हैं उसके अंतर्गत राइस एंड कोर्सेस ग्रेन्स आते हैं, चावल और मोटी अनाज आएंगे निर्वाह मूलिक मूलक कृषि के अंतर्गत। निम्न में से आम की कौन सी प्रजाति वर्ष में 2 बार फल देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगोस स्पीसीज गिव्स फ्रूट ट्वाइस अ ईयर? तो यहाँ पे आम की कौन सी प्रजाति है और जो 2 बार फल देती है एक वर्ष में? तो कौन है? नीलम है, याद रखिएगा नीलम। किस तत्व की कमी से मटर में मार्स रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज मार्स डिजीज इन पीस? तो आपको जो डिजीज वगैरह हैं आपको उनको भी याद रख कर जाना है। तो अगर राइट आंसर की बात की 22 के राइट आंसर की बात की जाए तो किसके कारण होता है? यहाँ पे मैग्नीज के कारण होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, रसोई उद्यान के लिए आम की सबसे उपयुक्त प्रजाति है? व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल स्पीसीज ऑफ मैंगो फॉर किचन गार्डन? यानी इसका उद्योग मतलब उद्देश्य क्या है कि हम लकड़ी के तौर पर जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रसोई उद्यान का मतलब ये होता है कि लकड़ी के तौर पे, जलावन के तौर पर, यानी जो चीज़ों को हम जला के जैसे कि खाना पकाने के लिए हम यूज करते हैं, तो लकड़ी का वहाँ पे इस प्रकार से चीज़ों से यहाँ पे उद्देश्य लिया गया है। तो रसोई उद्यान के लिए किचन गार्डन के तौर पर किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो 23 जो है यहाँ पर अच्छे जलावन का काम करती है, आम की फसल की सबसे उपयुक्त प्रजाति है। बीज में जनन क्षमता जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज डन टू नो टू फर्टिलिटी ऑफ सीड्स? ये मस्ट भी होता है, क्योंकि बीज की अगर जनन क्षमता कमज़ोर रहेगी तो जो क्या होता है कि फसल जो आपकी खराब हो जाएगी, इसीलिए उनका परीक्षण किया जाता है। लेकिन वो परीक्षण होता क्या है? तो उस परीक्षण को कहते क्या है? ब्रोमाइड परीक्षण कहा जाता है, ब्रोमाइड टेस्ट के तौर पर जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड लास्ट वन इज द असिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं की सबसे अच्छी प्रजाति है? व्हाट इज द बेस्ट स्पीसीज ऑफ व्हीट फॉर द नॉन इरिगेटेड एरिया?
नॉन इरिगेटेड एरिया की बात की जाए असिंचित क्षेत्र के लिए जो सबसे अच्छी गेहूं की प्रजाति होती है वो कौन सी होती है? मैक्रोनी होती है। याद रखिएगा मैक्रोनी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी आपको जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, ताकि सभी के पास चीज़ें पहुँच सकें। और पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फानजम दास सर। थैंक यू।